गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। लास्ट क्लास में अपन ने एसी सर्किट्स के बारे में पढ़ा था, जिसका यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर, देखिए ट्रांसफार्मर है क्या। ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। इलेक्ट्रिकल मशीन है तो फिर ये करती क्या है, ये बेसिकली हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल देती है। देखिए बच्चों, हम लोगों ने डीसी और एसी की कंपैरिजन पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो उसमें क्या था कि अपन एसी इस्तेमाल करते हैं। एसी अधिकतर 90% कंज्यूमेबल एनर्जी एसी करंट होती है, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसको अपन इजीली स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो स्टेप अप स्टेप डाउन किस डिवाइस की मदद से कर सकते हैं, तो ये है बच्चों ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की मदद से अपन ट्रांसफार्मर एसी को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए होता क्या है इसमें। अभी जब आपको आगे ऑपरेशन पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ा दिया जाएगा। तो अभी देख लेते हैं नॉर्मली इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है बच्चों। कंस्ट्रक्शन इसका होता है कि इसमें मेनली दो वाइंडिंग, एक कोर, ये मेन रहते हैं इसके एलिमेंट। ठीक है बच्चों, वाइंडिंग और कोर से मिलकर ट्रांसफार्मर बना होता है। कोर जो आपकी होती है ये फेरिक या फेरस मटेरियल की होती है। नॉर्मली सॉफ्ट आयरन इस्तेमाल करते हैं अपन कोर बनाने के लिए। सॉफ्ट आयरन या कार्बन स्टील का ये रहता है कोर। इसकी कोर इस्तेमाल क्यों की जाती है? कोर बच्चों इसलिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि जब आप इसमें कॉइल लपेट देंगे तो फिर इससे थ्रू जब करंट फ्लो होगी तो ये फ्लक्स जनरेट होगा। तो फ्लक्स के फ्लो होने के लिए एयर लेस फेवरेबल है देन कोर आपका ज़्यादा फ्लक्स को प्रवाहित होने देता है। मटेरियल है ये, मैग्नेटिक मटेरियल है, ये फ्लक्स को ज़्यादा प्रवाहित होने देता है। ठीक है बच्चों, तो अब ये हो गया आपका कोर। अब कोर के ऊपर वाइंडिंग करते हैं। वाइंडिंग देखिए बच्चों दो होती हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में अपन वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जो भी आपको इनपुट साइड में लगाना होता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड लगाते हैं। ठीक है बच्चों, जो आपकी लो वोल्टेज साइड होती है उसको LT, जो आपकी हाई वोल्टेज साइड होती है उसको HT, लो टेंशन या हाई टेंशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं मेनली डेफिनेशन क्या होती है ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में एक समान आवृत्ति से ट्रांसफर करती है। देखो बच्चों, जो ये ट्रांसफार्मर होता है ये क्या करता है, एनर्जी ट्रांसफर कर रही है एक परिपथ से दूसरे परिपथ में। ऐसा क्यों? देखिए बच्चों, यहाँ एक इनपुट सर्किट होगा आपका और इधर एक आउटपुट सर्किट होगा। देखिए ये दोनों जो सर्किट है, इनपुट और आउटपुट सर्किट, आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब अलग अलग है। इसलिए ये सर्किट दोनों अलग है, फिर भी आप देखेंगे कि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हो रहा है?
एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा। मैग्नेटिक फ्लक्स इस कोर में चारों तरफ फैल गया है, सर्कुलर पाथ में कोर में फैल गया है, तो आउटपुट कॉइल में ये आ जाएगा इंडक्शन के द्वारा, म्यूचुअल इंडक्शन होगा, उससे ये आउटपुट कॉइल में आ जाएगा। तो आउटपुट सर्किट में एनर्जी आ गई। सेम फ्रीक्वेंसी की इसलिए रहती है क्योंकि बच्चों जो सेम फ्रीक्वेंसी का अगर इनपुट वोल्टेज है तो फ्लक्स भी सेम फ्रीक्वेंसी पे जनरेट होगा और आउटपुट वोल्टेज इंड्यूस भी आपका सेम फ्रीक्वेंसी पे होगा। यह एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस क्या है? स्टैटिक मतलब ये जो ट्रांसफार्मर है आपका, ट्रांसफार्मर है वो रोटेट या जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन्स बाकी रहती हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन जैसे इलेक्ट्रिकल मोटर है, जनरेटर है, उस सब में रोटेट करना पड़ता है, फिजिकल रोटेशन होता है। पर ये जो आपकी ट्रांसफार्मर है इसमें रोटेशन नहीं होता डिवाइस में, सिंपल स्टैटिक कंडीशन पे ये काम करती है, कोई रोटेशन नहीं होता, वोल्टेज को इनहेंस या रिड्यूस करती है, बढ़ाती या स्टेप डाउन या स्टेप अप करती है। जो वोल्टेज लेवल को उच्च से निम्न व निम्न से उच्च में परिवर्तित करता है और ऊर्जा को प्राथमिक कुंडली से द्वितीय कुंडली में ट्रांसफर करता है, जैसा कि बच्चों बताया अभी। अब इसके मुख्य बिंदु क्या है? यह हमेशा एसी धारा पे काम करता है। देखिए बच्चों, आपका ई इंड्यूस क्या है? ई इंड्यूस इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी फैराडे लॉ के हिसाब से। अब उसमें क्या, फाई इज अ फंक्शन ऑफ साइन ओमेगा टी, फाई इज अ फंक्शन ऑफ कॉस ओमेगा टी। अगर इनपुट आपका वोल्टेज साइन है तो फाई कॉस हो जाएगा, तो फाई इज अ फंक्शन ऑफ कॉस ओमेगा टी। अगर आपका ये डीसी हो गया तो क्या डीसी का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, ई इंड्यूस आपका जीरो हो जाएगा। ई इंड्यूस जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा, इसलिए ये एसी पे डीसी पे काम नहीं करता, ये हमेशा एसी पे काम करता है और ये एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस है बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो ट्रांसफार्मर है ये आइसोलेशन के भी काम आता है, ज़रूरी नहीं कि आपका स्टेप अप या स्टेप डाउन करे। 1:1 टर्न्स रेशियो का भी ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इसको 1/1 सर्किट 1 सर्किट 2 दो सर्किट कनेक्ट कर देते हैं, बस इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाली इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन के लिए, ताकि एक सर्किट का इफेक्ट दूसरे सर्किट में ना पड़े। ट्रांसफार्मर एनर्जी के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं बच्चों, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, थ्री फेज ट्रांसफार्मर। अगर आप सिंगल फेज का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन समझ गए तो थ्री फेज में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके सिलेबस में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। चलिए बच्चों, और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये दो टाइप के होते हैं, एक शेल टाइप ट्रांसफार्मर, एक होता है कोर टाइप। शेल मतलब जिसके चारों तरफ शेल रहेगी और बीच में कोर रहेगी, चारों तरफ शेल रहेगी, बीच में कोर रहेगी और ट्रांसफार्मर कोर पे चिपका रहेगा। ठीक है बच्चों। दूसरा है आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर के लिंस पे को प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्टेड रहेगी। ये आपका कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस है कोर टाइप और शेल टाइप में। नॉर्मली बच्चों ये कोर टाइप होता है, शेल टाइप में आपको फिजिकल सेफ्टी ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, जब ट्रांसफार्मर या प्राथमिक की कुंडली में एकल धारा दी जाती है तो उसकी प्रारंभिक कुंडली में फ्लक्स उत्पन्न होता है। प्राथमिक कुंडली में जो फ्लक्स उत्पन्न होता है वह परिपथ को पूरा करते समय द्वितीय कुंडली को
लिंक करता है, जिस वजह से उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब बच्चों बता रहे हैं ये ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है। काम ऐसे बता रहे हैं कि जैसा आपको बताया, फैराडे के लॉ के हिसाब से ये ट्रांसफार्मर की कोर है। जब आप प्राइमरी कॉइल में आपने वोल्टेज दिया, प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज दिया तो क्या हुआ, ये फ्लक्स जनरेट हुआ तो ये फ्लक्स जो है आपका कोर में फैल गया तो क्या हुआ, आपने सेकेंडरी में कॉइल लगा रखी है और आपने कल लेंज लॉ में पढ़ा था, ये अपने कॉस को अपोज करता है, तो इसके अंदर फ्लक्स था नहीं है, फ्लक्स जनरेट हो गया है। तो क्या करेगा, ये कॉइल अपने जो फ्लक्स जनरेट हुआ उसको अपोज करने के लिए अपने थ्रू एक करंट फ्लो करवाएगा, जिसकी डायरेक्शन लेंज लॉ पर डिपेंड कर रहा है बच्चों इसका ऑपरेशन, जिसकी डायरेक्शन फ्लक्स को अपोज करने के लिए वैसी होगी। ठीक है, तो उसी हिसाब से इसके द्वारा भी एक फ्लक्स जनरेट होगा और लोड पे एक करंट कलेक्ट कर ली जाएगी, जो कि अपने कॉज को, अपने कारण का विरोध करेगी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन। ठीक है, ट्रांसफार्मर की संरचना देखेंगे, कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स, जैसा कि आपको पहले बताया गया था। कोर है, कॉइल है, दो मेन पार्ट हैं इसके, कोर है, कॉइल है, और इंसुलेशन वगैरह इसमें देखेंगे बच्चों। जैसे ही अपन ने कॉइल की बात करी, जब अपन ने कॉइल की बात करी तो आपका इंसुलेशन वगैरह वो अपने आप से उसके अंदर आ गया। ठीक है बच्चों, ट्रांसफार्मर की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। आयरन कोर या लौह आवरण, इसकी संरचना के लिए सॉफ्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील की कोर ली जाती है तथा इसे पतली पतली पट्टियों के रूप में लगाया जाता है, जो कि एडी करंट को कम करता है। देखिए बच्चों, जो कोर होती है, आप अगर ऐसे अगर आप काटेंगे तो देखेंगे जो क्रॉस सेक्शन आएगा ये पतली पतली पट्टियों से मिलके बना होगा, पतली पतली बहुत ढेर सारी पट्टियां होंगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों, जब इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होगा, फ्लक्स लाइन मान लीजिए ऐसे होंगी, तो क्या करेगा, ये फ्लक्स लाइन जो होगी, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट एक जनरेट करेगी। करंट क्या की डायरेक्शन क्या होगी, सर्कुलर डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन सर्कुलर होगी। अब करंट जब ऐसे सर्कुलर, इसको एडी करंट बोलते हैं, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती बच्चों, इसको जो मटेरियल में फ्लो होती है, जिसके कारण क्या होता है, मटेरियल गर्म होने लगता है तो हीट जनरेट होने लगी। तो इसको रोकने के लिए क्या कर दिया, जब उसको पतली पतली पट्टियों में बांट दिया, तो पट्टियों में इधर से, क्योंकि पट्टियां अलग हैं एक दूसरे से, इसलिए करंट फ्लो हो नहीं पाई, करंट ऐसे बहुत लिमिटेड हो जाएगी। इसीलिए एडी करंट लॉस को रोकने के लिए अपन ने जो कोर है उसको पतली पतली पट्टियों में बांट दिया। ठीक है बच्चों, एडी करंट को रोकने के लिए पतली पतली पट्टियों में बांट दिया। अब दूसरा है इसका पार्ट वाइंडिंग। वाइंडिंग क्या है बच्चों? वाइंडिंग या कुंडली, ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार की वाइंडिंग रहती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग जिसमें आप इनपुट देते हैं, जिसमें आप वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करेंगे, वो आपकी हो गई प्राइमरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है? सेकेंडरी वाइंडिंग जिसमें आप लोड कनेक्ट करेंगे, वो आपकी हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग। अब इसमें आपको वाइंडिंग जो ये है प्राइमरी या सेकेंडरी, इसके अरेंजमेंट के टाइप बता रहे हैं, ये कितनी तरह से ये वाइंडिंग अरेंज की जा सकती है, लगाई जा सकती है, कितनी तरह से। ठीक है बच्चों, तो ये बता दें आपको 2 प्रकार से लगाई जा सकती है, कोर पे सजाई जा सकती है। सजाई क्या जा सकती है बच्चों, ये इस तरह से और इस तरह से लगाने के अलग अलग, जहाँ जहाँ जैसे हाई वोल्टेज में अपन नॉर्मली इस तरह की इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की नहीं इस्तेमाल करते हैं।
इसको बोलते हैं बच्चों सिलेंड्रिकल वाइंडिंग। सिलेंड्रिकल वाइंडिंग में क्या होता है, ट्रांसफार्मर रहेगा, उसकी कोर रहेगी, इसमें आप अंदर की तरफ एल्टी वाइंडिंग के टर्न लपेट देंगे। एल्टी मतलब लो टेंशन, लो वोल्टेज वाइंडिंग अंदर रहेगी और बीच में इंसुलेशन देंगे, फिर उसके ऊपर एचटी वाइंडिंग अप्लाई करेंगे, फिर उसके ऊपर एचटी वाइंडिंग होगी, इस तरह बच्चों। दूसरा है आपका सैंडविच टाइप। सैंडविच वाइंडिंग में क्या होगा, आपका कोर रहेगी, इसमें एल टी ऐसे अलग अलग नंबरिंग वाइज ये वाइंडिंग अप्लाई कर देंगे। देखिए बच्चों, ये जो है आपका बड़े ट्रांसफार्मर में इस तरह की वाइंडिंग होती है, छोटे ट्रांसफार्मर में आप ये सैंडविच वाइंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि छोटे ट्रांसफार्मर में वोल्टेज लेवल कम रहेगा, तो एचटी को आप डायरेक्टली कोर पे लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आप बड़े ट्रांसफार्मर में एचटी को अंदर कोर के पास लगाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, आपको इंसुलेशन ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको इतना इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, इससे ये आपका नंबर ऑफ टर्न्स के लिए आपकी और ज़्यादा कॉपर और ज़्यादा लगेगा, टर्न का डाया बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए क्या करते हैं, पहले एलटी लगाते हैं लो वोल्टेज वाइंडिंग, फिर हाई टेंशन वाइंडिंग एचटी वाइंडिंग बाद में लगाते हैं। ठीक है बच्चों, अब वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर देखते हैं। ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। यह वोल्टता को स्थिर आवृत्ति पर एक से दूसरे परिपथ में भेजने का कार्य करता है। जैसे कि बताया बच्चों, कैसे भेजता है, म्यूचुअल फ्लक्स के कारण, जो इसका कॉमन फ्लक्स है इसके कारण। इसमें चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्रोड या कुंडली, अच्छा इसमें मैग्नेटिक, ये बता रहे हैं बच्चों, मैग्नेटिक जो आपका फ्लक्स जनरेट हुआ है, ये जनरेट करने के लिए इसमें कॉइल लगाई जाती है, कॉइल। ठीक है बच्चों, कॉइल लगाई जाती है। अब इसकी वोल्टेज जनरेशन का ईएमएफ इक्वेशन, इसकी ईएमएफ इक्वेशन बताएंगे बच्चों। देखिए ये काम किस पे कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। तो बेसिक फॉर्मूला फैराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है ई इंड्यूस इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। अब फाई क्या है, फाई इज इक्वल टू बी एम इंटू ए, फाई इज इक्वल टू बी एम इंटू ए। तो फाई एम पता चल गया, अगर आपको बी एम पता है तो फाई एम पता चल गया। अब देखिए बच्चों, अब फाई इज इक्वल टू फाई एम कॉस ओमेगा टी, ये अपन मान लेते हैं। क्यों मान लिया अपन ने, क्योंकि अपन को पता है अपन ने जो इनपुट लगाया है, इनपुट सोर्स है, वो अपन मान लेते हैं वी एम साइन ओमेगा टी के फॉर्म में है, वी एम साइन ओमेगा टी के फॉर्म में है। तो आउटपुट अपन ने मान लिया कॉस ओमेगा टी के फॉर्म में है। ठीक है बच्चों, तो अब कॉस ओमेगा टी है और अपन को मालूम है वोल्टेज इंड्यूस इक्वल टू E is equal to minus n d phi by dt according to Faraday's law, minus phi m cos omega t, phi m बाहर ले लिया, cos ओमेगा t का sin ओमेगा t, ओमेगा बाहर आ गया, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f इंटू टी किया बच्चों। इसको अपन ने मान लिया 2 पाई f को, इसको अपन ने t नहीं होगा यहाँ पे, 2 पाई f को मान लिया अपन ने ये फाई एम मान लिया बच्चों, क्योंकि वी एम मान लिया, वी एम की फॉर्म में है। ई इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी के फॉर्म में है। अगर आपको ई एम पता चल गया तो ई आर एम एस क्या होगा, ई आर एम एस क्या होगा, ई आर एम एस हो जाएगा ई एम डिवाइड बाय रूट टू, ई एम डिवाइड बाय रूट टू। ई एम क्या है, ई एम है 4.44। जब ये आप कैलकुलेट करेंगे 2 पाई डिवाइड बाय रूट टू पाई कैलकुलेट करेंगे तो 4.44 आएगा। 4.44 इंटू एन इंटू फाई एम इंटू एफ, ई इंड्यूस बराबर 4.44 या तो रूट टू पाई एन फाई एम इंटू एफ, रूट टू पाई एन फाई एम इंटू एफ।
ठीक है बच्चों, अगर मान लेते हैं इनपुट वोल्टेज V1 है, इनपुट वोल्टेज V1 है, आउटपुट वोल्टेज V2 है, तो V2 बाय V1 क्या होगा? V2 बाय V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए बच्चों, अगर हम n वेरिएबल है, ये आपको पता है, क्योंकि टर्न आप बदल सकते हैं, फाई m तो सब में कॉमन रहेगा, फ्रीक्वेंसी कॉमन रहेगी, तो मेन वेरिएबल क्या है? मेन वेरिएबल आपका n है, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हो गया, तो E2 बाय E1 इक्वल टू N2 बाय N1 हुआ। ठीक है बच्चों, मतलब कि अगर आपको वोल्टेज बढ़ाना है तो आप नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दीजिए ट्रांसफार्मर के, वोल्टेज आपका बढ़ जाएगा। जितना आपको स्टेप अप करना है उतना आप रेशियो में टर्न बढ़ा दीजिए। और दूसरा है I1 बाय I2, ये कैसे आया? अब बच्चों, क्योंकि फाई सेम है, फाई पूरी कोर में सेम है, तो मतलब क्या हुआ? फाई किससे पैदा होता है? फाई पैदा होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स से। मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है? एम्पियर टर्न। एम्पियर टर्न क्या होता है? N1 इंटू I1 इक्वल टू N2 इंटू I2। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ? I1 बाय I2 इज इक्वल टू N2 बाय N1 हो गया। I1 बाय I2 इक्वल टू N2 बाय N1 हो गया। ठीक है बच्चों, ये स्टैंडर्ड फार्मूले हैं जो अक्सर प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको ज़रूरत पड़ेगी। बाकी बच्चों नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।